उत्तराखंड टनल हादसा, लगातार रेस्क्यू जारी है। इस इलक्यारा टनल की वो तस्वीर जो सबने देखी, लगभग 13 दिन बीत जाने के बाद आज एक उम्मीद की किरण जागी है। बताया ये जा रहा है कि जो ड्रिलिंग का काम है वो उस दायरे तक पहुंचेगा जहां 10 मीटर का दायरा होगा और उसके बाद वो तमाम जो 41 श्रमिक हैं, मजदूर हैं जो अंदर 13 दिनों से हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन देर रात ख़राब हुई, उसका बेस कमज़ोर हुआ, उसको ठीक किया गया। उम्मीद की जा सकती है कि 10 से 12 घंटे, हालांकि ये टाइम दिया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए टेक्निकल चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी। उम्मीद के साथ जागे ये इंतज़ार से कि वो खुश हो चेहरे जो तमाम अंदर 11-13 दिनों से हैं, आज उम्मीद की किरण फिर है। कहा जा सकता है कि इस उम्मीद के साथ रेस्क्यू का काम फिर जारी है और देर शाम तक कुछ अच्छी खबर मिले, तमाम जो अंदर मजदूर हैं एक बार फिर वो यहाँ रेस्क्यू के जरिए बाहर उनको निकाला जा सके। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी। राजस्थान की 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5 करोड़ 26 लाख मतदाताओं वाले इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभा की सीट है। उम्मीदवारों का भविष्य तय करने के लिए 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए कुल 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 2,75,000 मतदान कर्मी काम करेंगे। 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इन मतदान केंद्रों पर जिला स्तर के नियंत्रण कक्ष नजर रखेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 1,02,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं और एक उम्मीदवार की मौत होने की वजह से इस बार 199 सीटों पर ही मतदान कराए जा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, जोधपुर। राजस्थान में लोकतंत्र के महापर्व वोटिंग के शुरू होने के लिए अब चंद ही घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में प्रत्याशी भी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी राजस्थान में शादी विवाह का सीजन चल रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीने से देवउठनी एकादशी के चलते यह मुहूर्त नहीं था और कल सबसे बेहतरीन मौका था। तो ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने शादी विवाह के कार्यक्रम के में उनके पास जितने भी इन्विटेशन आए थे उन सभी कार्यक्रमों में वे शरीक हुए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वहां जाकर वोट अपील करने की कोशिश की। हालांकि प्रत्याशी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हो सकता है कि शादी विवाह या किसी शुभ मुहूर्त में आए लोग उनके वोटर नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के पक्ष में तो मतदान के लिए वे अपील उन्होंने कर ही डाली। तो ऐसे में प्रत्याशियों की भी कोशिश मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की थी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सूले का साथ मिला है। सुप्रिया सूले ने कहा कि राहुल गांधी निडर एवं निष्पक्ष नेता हैं और चुनाव आयोग को माकूल जवाब मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक फाइटर हैं और एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी पनौती वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग के नोटिस का गरिमापूर्ण और ईमानदार जवाब देंगे। वह एक योद्धा हैं, वह निडर रह सकते हैं क्योंकि वह ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीजेपी ने उनके परिवार को लेकर निशाना साधा है। अब अगर वह कुछ बोलते हैं तो बुरा मानने की क्या जरूरत है। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में राहुल गांधी के कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी चुनावी रैलियों को में अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र कर किया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया था, लेकिन इससे पहले एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए मूर्खों का सरदार कह दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसकी शिकायत चुनाव आयोग से नहीं की। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। बीजेपी को लगता है कि इससे उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जन जन तक पहुंचेगी और अगर वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके नेता होते हैं तो इससे पार्टी को भी फायदा मिलेगा। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों, सभी उप मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, केंद्र सरकार के मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पत्र लिखकर साफ साफ निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की ये यात्रा जन जन में यानी कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, इसके लिए चलाया जा रहा है। लिहाजा
सभी नेताओं के, पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसमें शामिल होना अनिवार्य है। बीजेपी अपनी पूरी फौज केंद्र सरकार की इस यात्रा में उतार रही है और उसका राजनीतिक लाभ लेने का भी इसके बाद प्रयास करेगी। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दलित गौरव संवाद यात्रा के नतीजों से उत्साहित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक करने जा रही है। दलित गौरव संवाद यात्रा की सफलता से कांग्रेस में भारी उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस 1.5 महीने के भीतर करीब 1 लाख से ज्यादा दलितों से उनकी समस्याओं को लेकर मांग पत्र भरवा चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस इसे विधानसभा तक सीमित न रखकर गांव-गांव तक लेकर जाएगी। 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस से शुरू हुई ये यात्रा 26 नवंबर को संविधान दिवस पर खत्म होनी थी, लेकिन हर विधानसभा में करीब 250 दलितों से संपर्क किया गया और 500 से ज्यादा दलितों से मांग पत्र भरवाने के बाद जो रुझान आए, इसके चलते अब इस अभियान का विस्तार ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है। पहले अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम और अब दलित गौरव संवाद यात्रा के जरिए दलितों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश को दरअसल समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुहिम की काट के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया था। उसके ठीक बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह डाली है। अब इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें पता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का यूपी में कोई भला नहीं होगा और ये बातें उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताई है। जवाब में शिवपाल यादव ने भी तंज किया और कहा कि शायद वो उसी ज्योतिष का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें सिराथू जीत की भविष्यवाणी की थी। इसके पहले भी कई सियासी मुद्दों पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ चुके हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के दौरे पर निकले मनोज जरंगे पाटिल का 9 दिन का दौरा कल जाकर बीड़ में खत्म हुआ। कल बीड़ के दोंडराई में उनकी आखिरी जनसभा हुई। इस जनसभा के बाद वो अंतरवाली सराठी पहुंचे। बीड़ के दोंडराई में हुई सभा में उन्होंने महाराष्ट्र के ओबीसी के नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को आड़े हाथों लेकर कहा कि छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का पैसा खाया हुआ है और टोली के जो मुखिया है उस मुखिया को इस बार घर पे बिठाऊंगा। मनोज जरंगे पाटिल ने अजित पवार से कहा है कि आपने छगन भुजबल को समझाया था कि मराठा समाज के खिलाफ वो कोई बयानबाजी ना करे और ना ही मराठा समाज को उकसाए, लेकिन जहां पर मनोज जरंगे पाटिल की जनसभा होती है वहां पर भुजबल के समर्थक पोस्टर फाड़ देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 24 तारीख के बाद हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल के विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और जिस तरह से देखें कि सारे जो विधायक हैं, टीएमसी और बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा पहुंचे हुए हैं। विधानसभा में इस बात का चर्चा हो रहा है जिस तरह से विधायकों के जो वेतन बढ़ा था, दुर्गा पूजा के टाइम बढ़ा था, उस दिन सिर्फ 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र चला था, उसके बाद बंद हो गया था। वापिस फिर से आज इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि राज्यपाल के पास जो बढ़े हुए विधायकों के जो वेतन है उसके लेकर भेजा गया था, उसकी चर्चा हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि जो सदन के अंदर जिस तरह से विधायक पहुंचते हैं और सदन चलने के पहले ही सारे विधायक गायब हो जाते हैं, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो टीएमसी के विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे, जाने और बाहर निकलने का एंट्री होना चाहिए, उस खाते पर एंट्री करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि विधानसभा का सत्र शुरुआत हो चुका है और सारे विधायक यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से विधायकों का बिल पैसा बढ़ा हुआ है, वेतन बढ़ा हुआ है, उस पर चर्चा हो रहा है और कई ऐसे बिलों पे भी विधानसभा के अंदर चर्चा किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। गन्ने के दाम को बढ़ाने को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना आज खत्म होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों के साथ आज जो बैठक हुई वो सफल रही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार जो है वो
गन्ने के दाम बढ़ा सकती है। इसको लेकर कल पंजाब के जितने भी शुगर मिल्स के मालिक हैं उनके साथ भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं वो बैठक करेंगे और ये तय किया जाएगा कि किस तरह से किसानों को गन्ने के रेट जो है वो बढ़ाए और कैसे मिल मालिकों को इसका नुकसान ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये भी बताया कि किसानों से ये भी बातचीत हुई है कि जो रेल मार्ग और जो हाईवेज उन्होंने बंद करके रखे हैं उसे भी जल्द वहाँ पे जो धरना चल रहा है उसे खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार कभी भी लोगों का पैसा नहीं रोकती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 700 करोड़ का बकाया पंजाब सरकार ने किसानों को दिया है। अब सिर्फ पंजाब में 2 ही ऐसे मिल हैं जिनके किसानों का पैसा देना है, जिसमें एक मिल धूरी की है जिनकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई है। और ये बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ किसानों का पैसा जो है वो दिया गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। यूपी में अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक जिन नौकरशाहों ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी राजनीतिक पारी शुरू की उसमें ज्यादातर असफल हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सत्ता और नौकरशाही के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि जमीन पर उनका ये ऐलान राजनीतिक सफलता के किस मुकाम पर पहुंचेगा, क्योंकि यूपी में अभी तक अफसरशाही और राजनीतिक राह पकड़ने के मामलों में सफलता असफलता के परिणाम मिले जुले ही सामने आए हैं। जिन अफसरों ने खुद का दल बनाकर छोटे मोटे दलों के सहारे राजनीतिक चमकाने की कोशिश की उनमें ज्यादातर नाकाम ही रहे हैं। जिन्होंने बड़े दलों का बात थामी वे राजनीतिक में अपनी पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए हैं। पूर्व आईपीएस विजय शंकर पांडे हो या अमिताभ ठाकुर, बाबा हरदेव हो रहे हों या चंद्रपाल रहे हों, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने नौकरशाही में तो बहुत नाम कमाया लेकिन सियासत में जब अपना दल बनाया तो फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिन नौकरशाहों ने बड़े सियासी दलों का हाथ थामा वो सफल रहे। इसमें मायावती के खास रहे पीएल पुनिया, मायावती के खास रहे दूसरे अफसर ब्रजलाल, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री असीम अरुण या फिर राजेश्वर सिंह। ये सभी नौकरशाह राजनीति में अपनी सफल पारी खेल रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बाजिमा इलाके के धर्मसाल में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और आज इन जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू में सेना के ऑफिसर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजौरी ज़िले के बाजीमाल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे और 2 आतंकियों को हमारे बहादुर जवानों ने जहन्नुम पहुंचाया था, जो लश्कर के खूंखार आतंकी थे, जिसमें एक आतंकी क्वेरी था जो राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले का और कंडी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये आतंकी इतना खूंखार था कि ये बीते 1 सालों से राजौरी पुंछ इलाके में रह रहा था और अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर रह रहा था। कई आतंकी वारदात को ये अंजाम दे चुका है और आपको बता दें कि जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं उन्हें आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। श्रीनगर के बेमिना इलाके से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट सर्च टीम ने 2 लश्कर तैयबा से जुड़े मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 8 ग्रेनेड, पिस्टल और दूसरे जो एम्यूनेशन है वो शामिल है। और इन दोनों लश्कर के एसोसिएट्स की जब पुलिस ने छानबीन की तो सामने आया कि ये दोनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दोनों उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में त्रिहगाम इलाके के रहने वाले हैं और ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बीजेपी ने फिलहाल इन दोनों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जुलाई में ही दोनों को पार्टी से हटा दिया था, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों अभी भी जो है बीजेपी के कार्ड लेकर घूम रहे थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से हथियार भी मिले हैं और दोनों से अब आगे की पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पाकिस्तान स्थित सिख गुरुधामों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को जो भारत से जाना चाहते थे, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एम्बेसी ने एक बड़ा झटका देते हुए इसमें 50% की कटौती कर दी है। दरअसल एसजीपीसी हर साल श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर पाकिस्तान में अपना जत्था भेजती आई है, जिसमें
3000 से लेके हजारों की तादाद में जो सिख श्रद्धालु होते हैं वो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर वहां पर नतमस्तक होते हैं और दूसरे सिख गुरुधामों की यात्रा भी करते हैं। वहीं पर एसजीपीसी ने भी इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि जल्दी ही वो पाकिस्तान के अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाएंगे भी। फिलहाल एसजीपीसी ने अपने कार्यालय में जो वीज़े आए हैं अलग अलग श्रद्धालुओं के, उनको देना शुरू कर दिया और ये जत्था कल पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। भारत के लिए एक राहत की खबर है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद कतर की अदालत जल्द सुनवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 पूर्व अफसर कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया। कतर की सरकार ने नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। 1 अक्टूबर साल 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात किया। 3 अक्टूबर साल 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। अब इस याचिका को स्वीकार करने के बाद सभी 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार वाले में खुशी का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि भारत सरकार जल्द ही उन्हें रिहा करा लेगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कोविड काल के दौरान मुंबई महानगर पालिका पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई आरोप लगे। इनकी जांच चल रही है और इस बीच एक और मामला सामने आया है कि कोविड काल के दौरान खर्च किए गए 4000 करोड़ रुपए का ब्यौरा बीएमसी के पास उपलब्ध ही नहीं है। सूचना के तहत मांगी गई जानकारी में बीएमसी ने इस बात का जवाब दिया है। मुंबई के कार्यक्रम में मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने दावा किया था कि कोविड काल में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन जब सूचना के अधिकार के तहत इन 4000 करोड़ के खर्च का ब्यौरा मांगा गया, तब जवाब में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बीएमसी ने कहा कि उनके पास इस खर्च किए गए पैसे का ब्यौरा उपलब्ध ही नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने यह आवेदन किया था। आवेदन को बीएमसी के 4 विभागों में स्थानांतरित किया गया। चारों विभागों में जवाब में कहा कि उनके पास इसकी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। लोगों की सेवा के आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार खराब बना हुआ है। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल जो है वो 400 के पार है, यानी कि PM 2.5 जो लेवल है वो 400 के आसपास है और PM 10 का लेवल जो है वो 500 से लेकर के 600 के बीच में दिखाई पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। इसमें ग्रेफ 3 और ग्रेफ 4 लागू करने को लेकर के भी चर्चा की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए गोपाल राय ने बताया है कि अभी जो ग्रेफ 3 है वो लागू रहेगा, क्योंकि BS3 और BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली में अभी प्रतिबंधित रहेंगी। यदि वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो हवा है वो साफ़ हो जाएगी। यदि हवा साफ़ नहीं होती है तो ग्रेफ 3 अभी भी लागू रहेगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब में सरकार और पुलिस की सख्ती के बाद पराली जलाने के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को 512 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कल यानी गुरुवार को जो आंकड़ा है वो 50% से भी कम देखने को मिला। गुरुवार को पंजाब में पराली जलाने के महज 205 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। अगर गुरुवार की बात करें तो यहाँ गुरुवार को सबसे ज़्यादा 59 मामले फाजिल्का ज़िले में रिपोर्ट की गई। पंजाब में जहाँ हर दिन पराली जलाने के लगातार 1000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे, अब बीते 4-5 दिनों से मामले में कमी आई है। सोमवार को पराली जलाने के मामले 600 के पार रहे थे, वहीं मंगलवार को 513, बुधवार को 512 और गुरुवार को 205 तक गिर गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पराली जलाने के मामले जो कल दर्ज किए गए उसमें मोगा जिला सबसे ऊपर है, जिसमें 28 मामले दर्ज किए गए। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर में कमी नहीं हो रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। बीच समंदर कई घंटों फंसी रही रो फेरी, सैकड़ों मुसाफिरों की हलक में अटकी जान। गुजरात में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ने के लिए
घोघा और दहेज के बीच चलाई जा रही रोरो फेरी सेवा में बैठे सैकड़ों मुसाफिरों की जान उस वक्त हलक में अटक गई जब उन्हें पता चला कि उनका जहाज बीच समंदर फंस गया है। दरअसल पानी उतर जाने की वजह से समंदर का जल स्तर कम हो गया और जहाज निचली सतह कीचड़ में धंस गई और करीबन 3 से 4 घंटे तक उसका मूवमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद जब हाई टाइड शुरू हुआ और समंदर का जल स्तर बढ़ा तब जहाज की मूवमेंट संभव हो पाई और जहाज में फंसे यात्रियों की जान में जान आई। इस घटना की वजह से सामने की तरफ से आने वाली दहेज घोघा नौका सेवा को भी बीच में ही रोक दिया गया था। 4 दिन पहले ही हजीरा और घोघा के बीच रोरो फेरी सेवा के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया था और बताया गया था कि 6 लाख लोगों ने अब तक इसकी सेवा ली है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बिहार के सारण जिले के मसरख में एक बार फिर जहरीली शराब ने अपना तांडव मचाया है। इस इलाके में जहरीली शराब पीने से जहां 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, वहीं 5 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें पटना पीएमसीएच भेजा गया है। ये वही मसरख है जहां पिछले वर्ष जहरीली शराब पीने से 75 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और कई लोग बीमार हुए थे। इस मामले में खूब राजनीति भी हुई थी और मानवाधिकार आयोग की जांच टीम ने भी इसमें सरकार को दोषी माना था। हालांकि छठ पर्व के बाद बिहार में लगातार जहरीली शराब के कांड की घटनाएं घट रही हैं। इससे पहले गोपालगंज और सीतामढ़ी में 11 लोगों की जानें गई हैं और लगातार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए उत्पाद विभाग ने विशेष टीम का ऐलान किया है। वहीं छपरा एसपी ने इस मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन किया है और लगातार इलाके में छापेमारी की जा रही है। जो शराब बेचने वाले थे उनकी शिनाख्त की गई है और इस मामले में एक शराब माफिया को गिरफ्तार भी किया गया है। छपरा से जाकिर और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के द्वारा आई है। यह ईमेल गुरुवार को सुबह 11 बजे के करीब बताया जाता है कि जो मियाल का फीडबैक इनबॉक्स है उसमें आया है। उसमें जो सेंडर है उसने लिखा है कि अगर 48 घंटे के अंदर उसको बिटकॉइन में $1 मिलियन ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो बुरा हाल होगा। मियाल ने इस मामले में सहार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने धारा 385 और 505(1)(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये ईमेल कहां से आया, किसने भेजा और साथ ही साथ जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस चरण में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी जो कि 16 दिसंबर तक खत्म होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी। परीक्षा में एक अंक के कुल 150 प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी, यह सबसे खास बात है। एक ही पेपर में भाषा, सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। भाषा के 30 अंकों में 30% अंक हासिल करना जरूरी है। सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के 120 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा के बारे में विशेष जानकारी दे दी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। चीन में फैल रही तेजी से रहस्यमय बीमारी कोरोना जैसी आफत मचा सकती है। दरअसल चीन में उत्तरी चीन की बात की जाए तो यहाँ पर एक रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही, खासतौर पर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चों में सांस लेने की तकलीफ हो रही है, बुखार है और इसके अलावा लंग्स में भी तकलीफ की समस्या हो रही है और यही वजह है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ लग रही है। इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई कि आखिरकार ये बीमारी क्या है। इसी को लेकर अभी रिसर्च की जा रही है, लेकिन जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है बीमारी का वो बताता है कि चीन में कहीं ना कहीं एक और ऐसी बीमारी जिसने इससे पहले जो बीमारी सामने आई थी, जो महामारी, जो वायरस था कोरोना का, वो दुनिया भर में फैला था और वुहान में जो वायरस फैला था उसके बाद दुनिया भर में 25 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई थी। यही वजह है कि चीन में ये फैलती हुई रहस्यमय बीमारी भी कहीं ना कहीं उसी तरह का वायरस का लक्षण देखने को मिल रहा है और WHO ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।